पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको जोनल काउंसिल्स के बारे में पढ़ा रहे थे। कल हमने आपको पढ़ाया कि किस तरह से ये एक रिक्वायरमेंट के तौर पर डेवलप हुई जब कंट्री में रीजनलिज्म का, पर्टिकुलरिस्ट टेंडेंसीज़ का और एक स्टेट कॉन्शियसनेस, लिंग्विस्टिक कॉन्शियसनेस बड़े स्तर पर एक चैलेंज पोज कर रही थी कंट्री के यूनिफाइड एस्पेक्ट को, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को। तो नीड फील हुई कि क्यों नहीं इसे काउंटर करने का एक मैकेनिज़्म आए। 1956 के दौरान स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इसका प्रावधान रखा गया और जोनल काउंसिल्स आई। हमने देखा कि 5 तरह की जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबके अपने अपने हेडक्वार्टर्स हैं, वो भी हमने समझा। लेकिन इनसे अलग एक काउंसिल है, दैट इज़ द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जिसे 6th काउंसिल के तौर पर हम जानते हैं। कल की जोनल काउंसिल्स जो थी, उनका एम, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़े, किन किन फैक्टर्स के बेसिस पर हम उन्हें बनाते हैं ये भी हमने समझा। आज हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को समझने की कोशिश करते हैं। इसी के वाया नॉर्थ ईस्ट में ये काउंसिल कैसा रोल प्ले कर सकती है, हम नॉर्थ ईस्टर्न केस स्टडी के वाया आपको समझाएंगे। आपको वही कॉन्टेक्स्ट बाकी की जोनल काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ आ जाएगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट अपने आप में अलग है। किस तरह से? 7 राज्यों से ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनती है, जिसमें कि आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम आते हैं। इसके बाद सिक्किम भी इसमें ऐड किया गया 1994 में। सिक्किम वाज एडेड एज द 8th मेंबर ऑफ द काउंसिल। कुल मिलाकर के इस नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के 8 मेंबर हैं। अगर इन 8 मेंबर्स की बात करें तो इसमें यदि हम आसाम को छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी स्टेट्स, या जिन्हें हम पॉलिटिकल यूनिट्स कह सकते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। अपने आप में ये बहुत ही छोटे हैं। इसकी के वजह से ये उस लेवल पर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग आइसोलेटेड मैनर में नहीं कर पाते। हमें अगर इनकी प्लानिंग करनी है तो ये साइज़ में इतने छोटे और एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्टेड हैं कि हमें इनकी एक जॉइंट प्लानिंग फोरम क्रिएट करनी पड़ी। इनके पॉलिटिकल यूनिट स्मॉल होने का ही एक आउटकम निकला कि हमें एक जॉइंट फोरम बनाने की नीड फील हुई, ताकि इनके स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट को हम आंसर कर पाएँ, एक कंड्यूसिव प्लानिंग हो सके जॉइंट लेवल पर सभी यूनिट्स को जोड़ करके, नॉर्थ ईस्ट के नाम से, उत्तर पूर्व राज्यों के नाम से। आई बात समझ में? अगला एक जो चीज़ हमें समझ में आई वो ये कि उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर हम बात करें तो शुरुआती तौर पे देखें तो ये यूनियन टेरिटरीज़ के तरह आए। मैंने आपको स्टेट्स के फॉर्मेशन का सीक्वेंस पढ़ाया। मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि किस तरह से नागालैंड बना, और मैंने आपको बताया नागा मूवमेंट का महत्व क्या था, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इंसर्जेंसी का लेवल क्या था। मैंने आपको उल्फा के बारे में भी पढ़ाया। मैंने आपको आसाम में चल रही मूवमेंट्स भी पढ़ाई। राजीव गांधी का आंसू के साथ हुआ पैक्ट भी पढ़ाया। राजीव गांधी अकॉर्ड या राजीव गांधी पैक्ट, जिसे हम आसाम अकॉर्ड भी कहते हैं। हमने उत्तर पूर्व की राजनीति के बारे में अब तक बहुत चर्चा की है, चाहे वो इकोनॉमी के लेक्चर हों, चाहे पॉलिटी के हों, चाहे ज्योग्राफी के हों। मुद्दा ये है, उत्तर पूर्व के राज्य का भारत के साथ इंटीग्रेशन का दौर बड़ा लंबा रहा। धीरे धीरे यूनियन टेरिटरीज से स्टेट बनने का एक सफ़र रहा, लंबा सफ़र रहा। उसके बावजूद भी जनसंख्या कम होना और हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पालन करते हुए संसद में जनसंख्या के आधार पर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन। अब जब रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के आधार पर है संसद में, ऐसे में उत्तर पूर्व राज्यों का उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं था कि वो कितनी सीट्स कंट्रीब्यूट कर पाएँ, ये बहुत कम थी। ऐसे में नेशनल लेवल पर एग्जिस्ट कर रही पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंटरेस्ट मैटर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बने ही नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हिंदी हार्टलैंड एरियाज़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल, ये क्षेत्र हैं जिनके वाया अच्छी खासी जनसंख्या थी और इनके वाया ही आपको संसद में सीटें मिल जाती थी। एक समय ऐसे भी है कि कहा जाता है कि संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, क्योंकि सीटें काफ़ी हैं उनकी। उत्तर पूर्व की सीट्स कम होना, क्योंकि जनसंख्या का आधार ही नहीं था वहाँ पर, एक महत्वपूर्ण कारण रहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का ध्यान उस तरफ नहीं गया। और हमारे देश में पार्टी सिस्टम बेस्ड इलेक्शन प्रक्रियाएँ हैं, दूसरे और भी बहुत से फैक्टर्स हैं। लेकिन
देर लग जाना भारत के साथ सही मायने से सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, इकोनॉमिकली देर लगी इंटीग्रेट होने में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि वो एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल एम्बिवेलेंस एक्सपीरियंस करते हैं बाकी भारत के साथ। बहुत से आपने मुद्दे भी देखे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य के लोग जब दिल्ली और बाकी क्षेत्रों में वहाँ के लड़के लड़कियाँ पढ़ने आते हैं, तो उनको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से एथनिसिटी के बेसिस पर रेसिज्म झेलना पड़ता है। उनकी एथनिक बैकग्राउंड, उनकी बनतर देख देख, उनकी लुक, उनके फीचर्स आपको एक इंडिया के कोर एरिया से थोड़े डिफरेंट नज़र आते हैं। और भारतीय राजनीति में ही नहीं, भारतीय संस्कृति में, भारतीय शिक्षा तंत्र में उस एक कोर पॉपुलेशन का काफ़ी बड़ा वर्चस्व है। इसकी वजह से देश की राजधानी और बाकी विकास से जुड़े हुए क्षेत्रों में जब उस वर्चस्व योग्य वर्ग के प्रभुत्व रहा, तो इधर उधर के क्षेत्र से आने वाले लोगों ने हमेशा खुद को टारगेट पे पाया और उसके केसेस आपको दिखते ही रहते हैं। कभी उन्हें विदेशी कह के पुकारा गया, तो कभी चाइनीज़ कह के पुकारा गया, तो कभी कुछ कह के पुकारा गया। मुद्दा ये है कि वो एक अलगाववाद की सोच में जीते रहे। अलगाववाद यानी कि जैसे सौतेला व्यवहार। तो एक इमोशनल, एक साइकोलॉजिकल एम्बिवेलेंस रहा उत्तर पूर्व के राज्यों का भारत के साथ। इसे तोड़ने के प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं, इसे ख़त्म करने के। आई बात समझ में? ईच कम्युनिटी कैरेक्टराइज्ड बाय द सेंस ऑफ सोशल ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी। उत्तर पूर्व राज्य की कम्युनिटियाँ बहुत यूनिक हैं। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं। उत्तर पूर्व की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक ही जितने भी अब तक रूलर्स आए कंट्री में, उस लेवल पर जितना सेंट्रल कंट्रोल उन्होंने इंडिया के कोर लैंड एरियाज़ पे किया, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर वो उतना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रख पाए। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। चाहे वो अंग्रेज भी रहे हों, चाहे मुग़ल शासक रहे हों, चाहे प्राचीन भारत हो, ज़िक्र आता रहा, नॉर्थ ईस्ट का ज़िक्र ऑलवेज़ ही रहा, लेकिन उस लेवल का डायरेक्ट कंट्रोल कभी भी हो नहीं पाया। ट्राइबल समाज होने की वजह से, आदिवासी समाज होने की वजह से हमेशा से ही उनका एक सेंस ऑफ सॉवरेनिटी, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी बहुत हाई रहा। ख़ास बात ये रह गई कि उत्तर पूर्व का राज्य अपने आसपास आने वाले बड़े मुल्क जैसे कि चाइना, म्यांमार, भारत और एक समय में तिब्बत, जो कि चाइना का ही आज हिस्सा है, एक समय में इंडिपेंडेंट काउंट किया जाता था, इन सब के कोर एरिया से दूर पाया गया। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की लोकेशन देखें, चाइना के कोर एरिया से, इंडिया के कोर एरिया से, म्यांमार के और तिब्बत के कोर एरिया से बिल्कुल दूर है। सबके कोर एरिया से ये सेंटर में फॉल करता है, दूर है। तो किसी भी बड़ी पावर का उस लेवल पर यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल और उससे भी आगे बढ़ के इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। यही चीज़ इस क्षेत्र के लोगों को एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर गया लंबे समय से, सेंस ऑफ सॉवरेनिटी प्रोवाइड कर गया। तो वो चीज़ इस तरह की किसी भी प्रक्रिया को हैम्पर करती है कि आप उन लोगों को किसी एक एम्बिट या किसी एक काउंसिल में लेकर के आएँ। उनका ये ऑटोनॉमस कैरेक्टर, उनका ये सामाजिक स्तर पर अपने आप में ही स्वाधीन जीवन, उनकी ये अपने आप में महसूस की जाने वाली संप्रभुता एक कारण है कि ऐसा महसूस किया गया कि इन्हें जोड़ना होगा, उत्तर पूर्व के राज्यों को एक साथ लाना होगा। अदरवाइज़ जब ये छोटे छोटे राज्य सामाजिक स्तर पर एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो आर्थिक स्तर पर भी कभी जुड़ाव नहीं हो पाएगा। और जब तक आर्थिक आदान प्रदान नहीं होंगे, तब तक विकास का क्रम नहीं चलेगा। और जब तक विकास का क्रम नहीं चलेगा, तब तक आप उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी नहीं कर सकते। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी पॉसिबल नहीं है। वोटिंग का राइट दे देना ही किसी के विकास का आधार नहीं है। वोटिंग का राइट एक्सरसाइज वो इसलिए करता है कि वो उसे चुनना चाहता है जो उसे रोटी का राइट भी दे। तो वोटिंग का राइट यहीं से इस्तेमाल में लाना योग्य बनता है। लेकिन जिसे आप वोटिंग दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, उसमें क्षमता ही नहीं हो आपको रोटी देने की, तो वोट निरर्थक है। ऐसे में रोटी देने के लिए अर्थतंत्र की स्थापना चाहिए। इसके लिए समाज एक दूसरे पर निर्भर कराने पड़ते हैं। आदान प्रदान एक्सचेंजेस होने ज़रूरी हैं, ट्रेड एंड कमर्स होना ज़रूरी है। इसके लिए सोशल ऑटोनॉमी, सोशल सॉवरेनिटी को एक लेवल पर आपको टेम्पर करना पड़ता है और यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी, यूनिफाइड कंसेप्ट्स को जन्म देना पड़ता है। इसके लिए नीड फील हुई कि एक काउंसिल की आवश्यकता है।
कई तरह की ट्राइब्स हैं, न्यूमरस ट्राइब्स। एक सिस्टम ऑफ एटमाइज्ड कल्चर है, एटमाइजेशन है, जैसे कि एक एटम होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके न्यूक्लियस के अराउंड ही घूमता रहता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन सेंटर में रहते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एक एटम अपने आप में ही एक एटम की तरह एग्जिस्ट करता रहता है। एक एटमाइज्ड कल्चर ऑफ सोसाइटी है। कारण ये है कि कई सारे कबीले हैं, सभी छोटे छोटे कबीले अपने आप में एक एटम की तरह हैं, जिससे दूसरे एटम से कोई लेना देना नहीं है। वो पूरी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स पर निर्भर होकर बस केंद्र की ओर ही ध्यान देते हैं, यानी कि अपने क्लैन बेस्ड कल्चर पर, अपनी ट्राइबल कल्चर पर, अपने कस्टम कल्चर मैनर पे। इसलिए पाया जाता है कि टोटल एब्सेंस ऑफ सोशल इंटरकोर्स है। इस एटमाइज्ड सोसाइटी जिसका बेस ट्राइबल कल्चर है, ये सोशल इंटरकोर्स से आपको वंचित करता है। और यही समस्या है कि इनके बीच में कोई कॉमन लिंक नज़र नहीं आता। अगर समाज के तौर पर आदान प्रदान हो तो कई तरह के कॉमन लिंकेजेस नज़र आ जाते हैं। अगर आज की डेट में देखें तो हरियाणा पंजाब में कई संबंध हैं। हरियाणा पंजाब से हरियाणा को जल जाता है, हरियाणा के रास्ते पंजाब इस्तेमाल करता है दिल्ली और बाकी क्षेत्रों में जाने के लिए। यहाँ की फसलें हरियाणा में इस्तेमाल होती हैं, वहाँ का दूध यहाँ पर इस्तेमाल होता है। कई सारी चीज़ों, वस्तुओं का, खिलाड़ियों का और बाकी सारी चीज़ों का आप आदान प्रदान करते हैं। समाज आपस में जुड़ा है, बॉन्डिंग के बेसिस कई हैं। लेकिन जब आप एक एटमाइज्ड सोसाइटी में होते हैं, एक ट्राइबल सोसाइटी में, सोशल आइसोलेशन इतना है, इंटरकोर्स है ही नहीं, तो कौन सी चीज़ है जो आपके बीच में कॉमन बॉन्ड है? नथिंग एल्स एक्सेप्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। बस एक एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो आपके बीच कॉमन बॉन्ड है। एक नागालैंड राज्य है, उस राज्य का एक मुख्यमंत्री है, एक गवर्नर है, बस वहाँ आने वाले सभी कबीलों के लिए ये चीज़ सेम है, दैट्स इट। बाकी वो अपने आप में पूरी तरह आइसोलेटेड हैं, उनमें और कुछ भी कॉमन नहीं है। एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले सभी ट्राइबल सोसाइटीज़ के लिए ये एक कॉमन लिंक है कि हमारा एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एग्जिस्ट करता है, हमारे राज्य का एक गवर्नर है। तो जब सोसाइटी इतनी एटमाइज्ड हो जाए, वहाँ पर एक कॉमन लिंक की बात करें तो वो मात्र एडमिनिस्ट्रेशन रह जाती है। यही कारण रह जाता है कि सोसाइटी लार्जली अंडर डेवलप्ड रह जाती है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए इंटरकोर्स ज़रूरी है, ट्रेड एंड कमर्स, इंटरकोर्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पीपल, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियाज़ एक्सचेंज करना, कल्चरल एक्सचेंजेस होना, स्किल्स का एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज होना, रोज़गार के नए संभावनाओं का सृजन होना अर्थतंत्र को बल प्रदान करता है। पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ घूमना चाहिए। आपके जीवन का स्तर बढ़ना चाहिए, तभी आप वस्तुओं पर निर्भर करते हैं और मांग पैदा करते हैं, डिमांड, और उसी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए सप्लाई आती है, और सप्लाई ही प्रोडक्शन का बेस बनती है, और प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट का बेस बनती है, एम्प्लॉयमेंट अर्निंग का आधार बनती है, और अर्निंग परचेजिंग पावर का बेस बनती है, और परचेजिंग पावर फर्दर नई डिमांड का रीज़न है। तो जब ये हो ही नहीं रहा, एक कॉमन बॉन्ड अगर कुछ है तो वो सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन है। सोसाइटी लार्जली अंडर डेवलप्ड है, जबकि जबकि पैराडॉक्स ये है कि अबाउंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अल्टीमेट लेवल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फिर भी सोसाइटी लार्जली अंडर डेवलप्ड है। रीज़न है एटमाइज्ड कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज वो सोशल इंटरकोर्सेज नहीं करते, क्योंकि वो कई छोटे 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 कबीलों में बटे हुए हैं। नंबर ऑफ़ ट्राइब्स बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी या किसी भी और चैनल का पैरा डंप कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात को हिंदी में बोल रहा हूँ। आज मेरी बोलने की शैली वैसी है। हर रोज़ का एक नया ठर्क होता है, आज का यही सही, लेकिन मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। ध्यान से देखा जाए तो हमें ये नज़र आता है कि इनके कई तरह के कॉमन फ्रंटियर्स भी हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तरफ आपको बर्मा सॉरी, मैंने बर्मा लिख दिया, यहाँ पर म्यांमार भी लिखा है और बर्मा भी लिखा है। एक तरफ आपको भूटान नज़र आता है, लिखना क्या था? भूटान। इसकी राजधानी थिम्पू ही होनी चाहिए। एक तरफ आपको भूटान नज़र आता है और दूसरी तरफ आपको बांग्लादेश, फिर म्यांमार और चाइना। इस तरह से चार चार मुल्कों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। भूटान के साथ हमारी मैत्री संधि है, कोई चिंता की बात नहीं। जिस ज़माने में यह आर्टिकल लिखा गया होगा उस समय में बांग्लादेश बना नहीं था, तो अगर आर्टिकल पढ़ोगे तो घबराना मत, वहाँ 3 मुल्क लिखें। बट आप सब जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश बन गया था, तो मुल्क कुल 4 हो जाते हैं। म्यांमार के साथ संबंध अलग थलग रहे, कभी वहाँ पर लोकतंत्र आता रहा तो कहीं वहाँ पर मिलिट्री रूल आता रहा।
मौजूदा हालात क्या हैं ये भी आप बेहतर जानते हैं, आपको पता है, किसी दिन उसकी भी चर्चा कर लेंगे। इन 4 मुल्कों में से चाइना के साथ हमारे संबंध आपको पता है टॉन्ड रहे। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई, लंबे समय तक एलएसी को लेकर के हमारे बीच में स्पष्टता नहीं थी और वो टेंशन्स, स्कर्मिशेस होती रही, आर्मी के बीच में झड़प चलती रही, तो टेंशन ओरिएंटेड एरिया है, ये बड़ी समस्या है। इसी तरह से म्यांमार को भी चाइना अपने इन्फ्लुएंस में लंबे समय से लेता रहा है, टेंशन वाला क्षेत्र है। भूटान के साथ हमारे मैत्री संबंध थे, कोई बात नहीं, बट म्यांमार और चाइना अपने आप में बहुत मुकम्मल हैं। बांग्लादेश का बनना और वहाँ से होने वाले लगातार इन्फिल्ट्रेशन इलीगल इमिग्रेंट्स के, ये भी एक बड़ा चैलेंज था। तो जिस क्षेत्र का, जिन राज्यों का इतना बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 5000 किलोमीटर एरिया अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर होता है, उन राज्यों का सिक्योरिटी इम्पैक्ट क्या होगा। तो देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये स्टेट्स अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये लाजमी हो जाता है कि केंद्र में बैठने वाली कोई भी सरकार बहुत ही इंटेंस और डीप इंटरेस्ट लेगी इन राज्यों में, और वो कभी भी इन्हें इग्नोर करके कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी देश की संप्रभुता और अखंडता के विषय में। तो सेफ्टी सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है। इन राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन राज्यों का इंटरनल सिक्योरिटी ब्रेच होता है तो हमारे एक्सटर्नल बॉर्डर्स थ्रेट पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय की इंसर्जेंसी को कर्ब करने के लिए इन क्षेत्रों में शुरुआती तौर में ही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया और लंबे समय तक वो लागू रहा। आई बात समझ में? तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जिसकी वजह से केंद्र की सरकारों की रुचियाँ बहुत गहरी रही हैं उत्तर पूर्व के राज्यों को लेकर के। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करें तो अब यहाँ से क्या चीज़ों की शुरुआत होती है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़े तो उस समय में ऐसा पाया गया कि हमें नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में एक ऐसी बॉडी लानी चाहिए जो इन्हें एकजुट जोड़ ले करके आए और इनके लिए संयुक्त प्लान बनाए, साझा प्लान बनाया जाए, साझे तौर पर इन्हें आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए आइडिया आया नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का। ये पहली बार 1968 में क्रिस्टलाइज हुआ और उस समय की यूनियन गवर्नमेंट के, यूनियन कैबिनेट के इंटरनल अफेयर्स कमेटी ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और यूनियन कैबिनेट ने से मंजूरी भी दी, लेकिन बहुत ही स्टिफ ऑपोजिशन आई नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के द्वारा। उनका मानना ये था, उनका परसेप्शन ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कंट्रोल करना चाहती है और फोर्सफुल असिमिलिएशन प्रोसेस चलाना चाहती है रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ।